आज बच्चे गायब हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था कि एक ही टॉपिक इसके अंदर रह गया है, चैप्टर 7 के अंदर। सो अगर उसको ध्यान में दें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक चैप्टर 7 के अंदर रह गया दैट इज ट्रांसफॉर्मर। अगेन इसमें चैप्टर 6 रिलेटेड है। नंदनी, कितने चैप्टर कर लिए आपने रेडी? मतलब पीछे के कितने चैप्टर हो गए हैं आपके? नंदनी, नो रिस्पॉन्स। तो हम्म तो टेस्ट आप लोगों ने दिए? समीर, टेस्ट दिया तूने? यस सर। निशु ने भी दिया, दिवांशु ने भी दिया है, मनीष। सोनिया, आपने भी दिया ही है आई गेस। मेरे ख्याल से नहीं दिया। सर दिया है मैंने टेस्ट। तो सबमिट कहाँ किया आपने? वहीं किया है या अलग से भेजा है? तो वहीं पे सबमिट किया है। लेट किया है आपने? नो सर, पहले किया था। अच्छा, ओके। चलिए, वो तो देख के मैं मैसेज करता हूँ जिसने किया है। काफी बच्चे एब्सेंट भी आज। तो लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर। इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आपने अपने एरिया में बहुत जगह पे लगा हुआ देखा होगा। ये गली के कोने में या बड़े से एरिया में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ देखा होगा। सो बेसिकली होता क्या है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब कि अगर पीछे से पोटेंशियल कम आ रही है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, और अगर पोटेंशियल ज़्यादा आ रही है तो उसको कम कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक? जैसे कि अगर हम देखें कि जो पावर स्टेशन होते हैं वहां से जो एरिया में सप्लाई आती है वो 11,000 वोल्ट की आती है। बट घरों में जो आती है वो सिर्फ 250 वोल्ट की आती है। 250 या 220 वोल्ट की आती है। तो 11,000 से 220 वोल्ट में फर्क कौन लाया? ट्रांसफॉर्मर। उसने 11,000 से 220 कर दिया। उसके बाद घरों में 220 आने के बाद भी जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, फैन, टीवी, फ्रिज, इनके अंदर अलग से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। या आप अगर रेडियो भी बात करो, ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, उसमें ट्रांसफार्मर होते हैं। वो उस पावर पोटेंशियल सप्लाई को और कम कर देते हैं, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर का ये काम है कि पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो इस वेस पे ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के हो सकते हैं, ये एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं, स्टेप अप एंड सेकंड इज स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो ये दो ट्रांसफॉर्मर हो गए। तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन आप लिख लेंगे साथ में। अ ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। A transformer is an electrical device which is used which is used for changing the AC voltage, which is used for changing the AC voltage. Transformer is an electrical device which is used for changing the AC voltage. ठीक है, प्रिंसिपल अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो इसमें प्रिंसिपल वही पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और थ्योरी, ये चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो ज्यादातर बात उसी पे बात करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अब म्यूचुअल इंडक्शन हमने किस में पढ़ा है? चैप्टर 6 में। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था कि एक नेबरिंग कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में अगर इंड्यूस नेबरिंग कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो चेंज हो रहा है, तो उस नेबरिंग कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल जो है साथ में उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते थे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसी म्यूचुअल इंडक्शन का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। A transformer is based on the principle of mutual induction.
A transformer is based on the principle of mutual induction. It means whenever the amount of magnetic flux, it means whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, it means whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, linked with the coil changes, and EMF is induced, and EMF is induced in the neighboring coil, and EMF is induced in the neighboring coil. So principle में हमने लिख लिया, transformer is based on the principle of mutual induction. It means whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, it means whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the neighboring coil. ओके, तो ये प्रिंसिपल था, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में कई बार आपने देखा भी होगा इस तरीके से लैमिनेटेड कोर होती हैं। अभी जो हम कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप बना रहे हैं। तो लैमिनेटेड कोर होता है, इस तरीके से लैमिनेटेड कोर होते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी है उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब प्लेट्स लगी होती हैं, कई सारे ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप की प्लेट्स लगी होती हैं, शीट लगी होती है जिस मिडिल कट में, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे 1 2 3, ये मतलब मैंने ये कॉल बनाया और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है कि ये आपकी प्राइमरी कॉइल हो जाती है, ये सेकेंडरी कॉइल हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये इनपुट हो गया, इनपुट वाली साइड हो गया प्राइमरी और आउटपुट वाली साइड हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो इनपुट प्राइमरी, आउटपुट सेकेंडरी। तो इनपुट प्राइमरी में और आउटपुट सेकेंडरी में, यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो होगी, अगर स्टेप अप होगा तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। अगर आप स्टेप डाउन का अगर बनाओगे ट्रांसफॉर्मर तो उसमें आप पोटेंशियल कम कर रहे हो, तो दैट मीन्स जो प्राइमरी कॉइल होगी उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है सभी को? इसको जल्दी से बना लेंगे। कई बुक्स में इनपुट एसी इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इधर से इनपुट है, ये इनपुट आ गया, एसी सप्लाई हो गया, ठीक है। इधर आउटपुट है तो रेजिस्टेंस दिखा देंगे, इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। जब ड्रॉ हो जाए तो बता देना।
सर हाँ जी, जो स्टेप डाउन में उल्टा हो जाएगा, स्टेप डाउन में उल्टा हो जाएगा। तो फिर ये रेजिस्टेंस P के पास चला जाएगा। सिर्फ कॉयल उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। ओके। हम्म। बना लिया सभी ने? यस सर। इसके बाद लिखेंगे वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, मतलब थ्योरी और वर्किंग साथ में ही हो जाएगी। नेक्स्ट जो होगा वो होगा थ्योरी एंड वर्किंग। तो थ्योरी और वर्किंग में लिखिए, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है तो इसमें फैराडेज लॉ लगेंगे, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है, और इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है कि जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे फैराडे लॉ किस तरीके से वर्किंग को एक्सप्लेन करता है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सभी ने बना लिया, ड्रॉ कर लिया? कोई रह गया तो बता दो। कर लिया सर। कर लेते हो तो रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो वर्किंग में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF per unit turn, the induced EMF per unit turn is same for both, is same for both the primary and secondary, is same for both primary and secondary. Also, after full stop, also the voltage इंड्यूस ईएमएफ पे बात कर रहा। induced EMF induced EMF per turn, induced EMF per turn is same for both, is same for both the primary and secondary, the primary and secondary. Also the voltage, also the voltage, also the voltage EP and key potential across primary coil, also the voltage EP across the primary, across the primary, across the primary is equal to the EMF induced in the primary, is equal to the induced EMF, yeah, is equal to the EMF induced in the primary, and the voltage ES
and the voltage ES across the secondary, and the voltage ES across the secondary is equal to the EMF induced in the secondary. ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न्स is same for both the primary and secondary. Also, the voltage EP across the primary is equal to the EMF induced in the primary, and the voltage ES across the secondary is equal to the EMF induced in the secondary. That means कि प्राइमरी कॉइल में अगर हम एक टर्न में जो इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लोग कहते हैं कि यहाँ पे भले ही 2 नंबर ऑफ टर्न्स और यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, 5 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा कि एक नंबर ऑफ टर्न में जितने ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में भी एक टर्न में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एक टर्न में 2 वोल्ट ईएमएफ यहाँ पे है और इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेकेंडरी कॉइल में और यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट में यानी एक टर्न में 2 वोल्ट ही प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अगर हम कोई लॉस ना माने, आइडियल कंडीशन माने कि देयर इज नो लॉस, तो ऐसे में अगर प्राइमरी के एक कॉइल में जितना ईएमएफ है उतना ही एक कॉइल सेकेंडरी के एक कॉइल में पोटेंशियल जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा. बट यहाँ पे अगर हम देखें कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स 2 ही हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 वोल्ट प्राइमरी में. ठीक है, वहीं पे अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में अगर 5 टर्न्स हैं तो 5 × 2 वोल्ट कितना हो गया, 10 वोल्ट. इसलिए सेकेंडरी का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल. ठीक है, तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प लेके ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है. समझ में आया सभी को? सर एक बार फिर से बताना. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ म्यूचुअल इंडक्शन जब होगा तो इस कॉइल में जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जनरेट होगा वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा. ये फैराडे लॉ हमने अभी लिखा. अब ये स्टेप अप यानी इंक्रीज कैसे कर रहा है वो मैं समझा रहा हूँ. दूसरी बात आपने लिखी है कि जो पर टर्न यानी एक टर्न में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में वो सेम है. यानी कि अगर मैं प्राइमरी कॉइल का सिर्फ एक टर्न लूँ और सेकेंडरी कॉइल का सिर्फ एक टर्न लूँ, सारे टर्न नहीं ले रहा, सिर्फ एक टर्न की बात हो रही है, इधर भी एक टर्न उधर भी एक टर्न. अगर एक टर्न की बात कर रहा हूँ तो दोनों में सेम पोटेंशियल ही जनरेट हो रहा है. यहाँ पे भी एक टर्न में 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी एक टर्न में 2 वोल्ट ही शो हो रहा है. बट नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने की वजह से और कम होने की वजह से टोटल पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है. जैसे कि यहाँ पे एक टर्न में 2 वोल्ट हैं तो 2 टर्न में कितने हो जाएंगे, 4 वोल्ट. ठीक है, सेकेंडरी में एक टर्न में 2 वोल्ट हैं तो 5 टर्न में कितने हो जाएंगे, 10 वोल्ट. तो आप देखते हो कि प्राइमरी में टोटल पोटेंशियल 4 वोल्ट बनता है जबकि सेकेंडरी में कितना बन रहा है, 10 वोल्ट. तो यानी कि देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी में पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. सिर्फ किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से. कॉन्सेप्ट वही है कि फैराडे लॉ यही कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक टर्न यानी पर टर्न सिंगल टर्न में जितना होगा वो दोनों में सेम होगा. सभी को क्लियर हुई है बात? यस सर. बाकी निशु, आशीष, दिव्यांशु? यस सर. आशीष, रचित भाई क्या बात है, अभी क्लास में लेट आ रहे हो आप लोग? सो गया था मैं. तो ये ध्यान रखें कि ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है. इसी तरीके से डिक्रीज भी हो सकता है. सेम बात अगर इसका उल्टा कर दो, इधर सेकेंडरी कॉइल कर दो, मतलब इधर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कर दो, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ज्यादा आएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में कम आएगा, तो स्टेप डाउन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये वर्क करता है.
ठीक है, थ्योरी अब इसकी लिखेंगे। रचित लिखो जल्दी से डेफिनेशन में प्रिंसिपल। अ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। A transformer is based on the principle of mutual induction. A transformer is based on the principle of mutual induction. It means whenever the amount of magnetic flux, it means whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes, linked with a coil changes, and EMF is induced in the neighboring coil, and EMF is induced in the neighboring coil. ठीक है, तो प्रिंसिपल लिख लिया। आगे देखिए, थ्योरी आपने समझ ली, इस वर्किंग इसकी समझ ली, किस तरीके से वर्क करता है। थ्योरी पोर्शन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ थ्योरी में क्या लिखा है आपने वर्किंग में, कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है पर टर्न वो दोनों में सेम है ना। सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या है, सेम। यही पढ़ा है अभी, ये लिख लेना इस तरीके से इट मीन करके। ठीक है, इट मीन potential per turn in primary coil is equal to potential per turn in secondary coil। ठीक है, ये अभी आपने जो लिखा है थ्योरी उसके बेस पे। तो अगर आप देखो EP बाई ES क्या मिल गया आपको, EP बाई ES मिल गया NP बाई NS। ठीक है, एक तो ये आपको यहाँ से थ्योरी मिलती है। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला मिल गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि EP NP पे डिपेंड कर रहा है, ES NS पे डिपेंड कर रहा है। इफ एज अगर स्टेप अप होगा, स्टेप अप में अगर प्राइमरी कॉइल क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीका है। और स्टेप डाउन के लिए अगर आप बात करोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगी सेकेंडरी कॉइल से, तो प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझे। यस सर। प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका वर्किंग, मतलब ये फॉर्मूला है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए, इसे नहीं है दिक्कत तो। और एज वी assume कि there is no less of, as we assume there is no loss of energy, so हम ये कह सकते हैं कि जो ई आई यानी कि पावर, जो का पावर कंजम्पशन भी क्या होगा, फिर सेम होगा, यानी कि ईपी आईपी ईएस आईएस। तो ईपी बाय ईएस इज इक्वल टू क्या मिल गया, आईएस अपॉन में आईपी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और ईपी बाई ईएस क्या है, एक तो ये मिल गया रिलेशन, दूसरा आप देख सकते हो ईपी बाई ईएस किसके बराबर है, एनपी बाय एनएस के, एनपी बाय एनएस के नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आ जाएगा आईएस इन आईपी। ठीक है, यानी कि करंट का फर्क आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक रिलेशन आपको यहाँ से भी मिल गया। ठीक है, रचित क्या हुआ, क्या नहीं कर पाए।
अच्छा ओके। तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक तो क्लियर है, यही इसकी थ्योरी है। थ्योरी में आपको यही लिखना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है। एफिशिएंसी अगर पूछ ली जाती है, अगर एफिशिएंसी के बारे में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इसको ईटा से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, आउटपुट पावर क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल में जो पावर होगी, ठीक है, और इनपुट पावर क्या होगी, जो इनपुट प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगी, तो उसी का रेशियो होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ईटा इज इक्वल टू बन जाएगा आउटपुट पावर यानी कि ई एस आई एस, और इनपुट पावर मतलब ई पी आई पी। ठीक है, ई पी आई पी। नोट कर लीजिए इसे। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज देने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा नेबरिंग कॉइल में, तो उसकी वजह से जो दूसरी कॉइल है नेबरिंग, उसमें इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाया ही था कि प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर वेरी करेंगे तो टोटल पोटेंशियल भी वेरी करेगा। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में वो स्टेप अप हो जाएगा। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया। वर्किंग एंड थ्योरी में देखा कि अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आप देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो जो induced EMF produced per turn, induced EMF produced per turn in primary coil and secondary coil is same। दोनों ही कॉइल में पर टर्न यानी एक टर्न में जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सेम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बड़े चेंज होगा तो टोटल वैल्यू चेंज होगी, बट जो सिंगल टर्न की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर आप 4 से 5 कर दोगे तो टोटल वैल्यू चेंज होगी, बट उससे एक सिंगल टर्न की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिंगल टर्न में उतना ही पोटेंशियल जनरेट होगा जितना जनरेट हो रहा है। अगर आपको टोटल वैल्यू, आपको आउटपुट वैल्यू चेंज करनी है तो आपको नंबर ऑफ टर्न चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 से 5, 5 से 6 या 10 से 5, ये डिपेंड करता है कि आप स्टेप अप कर रहे हो या स्टेप डाउन कर रहे हो। ठीक है, थ्योरी में हमने उसी के बेस पे, डेफिनेशन के वर्किंग के बेस पे ही हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कि पोटेंशियल पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में इक्वल है। उससे हमने ईपी और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन निकाल लिया। फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन का मैंने केस दिखाया, बताया, और फिर आपने एज्यूम किया कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो पावर कंजम्पशन सेम होगा, तो ईपी आईपी और ईएस आईएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से हमने पोटेंशियल और करंट का रिलेशन निकाल लिया, रेशियो का, और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन निकाल लिया। तो आपसे कोई भी कंडीशन डाले तो जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ये थ्योरी में आता है। एफिशिएंसी तो वैसे नहीं पूछता है, बट फिर भी एफिशिएंसी बेसिकली कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है हमेशा। तो यहाँ पे आप आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था ट्रांसफॉर्मर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसके बाद यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिख लीजिए, कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। और क्लास भी डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो मैं रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिजॉइन करिए। हाँ जी, तो सभी को समझ में आ गया है। तो आगे देखिए, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिखेंगे।
द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशन, जितने भी एसी ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, क्योंकि पीछे से जितनी सप्लाई आ रही है उन सप्लाईज को कंट्रोल करना होता है और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एसी कंडीशनर, इन सब में वोल्टेज रेगुलेटर में ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, यानी कि जिसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी स्टेबलाइजर होता है ना, कि स्टेबलाइजर है तो उसको लाइज कर रहे हैं, एक तरीके से कंट्रोल में ला रहे हैं। तो इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एसी। ठीक है, सेकेंड इन द इंडक्शन फर्नेस, सेकेंड लिख लीजिए, इन द इंडक्शन फर्नेस। थर्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, a step down transformer is used for welding purpose, a step down transformer is used for welding purpose। कभी देखना जो वेल्डिंग वाला आता है ना उसके पास एक ऐसे बना सा होता है, उसमें जोड़ के रखता है, वो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मर ही होता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। नेक्स्ट, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए, जब लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें सप्लाई करनी होती है तो पावर का लॉस होता है, आइडियली तो पावर का लॉस होता ही है। और अगर हम पावर का लॉस देखें या एनर्जी का लॉस देखें, तो एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, I2R इंटू में टी। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस तो वायर है जो हम यूज करेंगे, है ना, तो ये वायर आप अच्छे से अच्छे भी वायर अगर आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो एक मीडिएटर या एवरेज कॉस्टली कोई अगर जिसमें रेजिस्टेंस भी सही है और ज्यादा कॉस्ट भी ना लगे उनकी, तो ऐसे वायर को वो चूज करते हैं। चलो रेजिस्टेंस फिक्स कर लिया, बट अगर करंट की बात करें तो अगर हाई अमाउंट करंट भेजेंगे दूर तक तो उसका लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो और घरों में करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है, पोटेंशियल को स्टेबल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो जब एसी एसी करंट को भेजना होता है तो हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है, स्टेप अप करके उसको हाई वोल्टेज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर एनर्जी लॉस हो तो पोटेंशियल की वजह से हो, करंट में कोई चेंज ना आए। ताकि अगर हम पोटेंशियल, क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज पे भेजेंगे तो हम उसको बाद में पोटेंशियल को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम हाई करंट पे भेजेंगे तो करंट को कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव को डिवाइसेस यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में इसलिए जब जो पावर प्लांट होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पावर प्लांट से स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, फिर स्टेशन से और स्टेप डाउन करके फिर उसको घरों तक कॉलोनियोज में भेजी जाती है, फिर कॉलोनी से वो फिर घरों में आता है। तो ऐसे कई स्टेजेस होते हैं जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस में करंट को भेजा जाता है। अब इसमें जब भी भेजा जाता है तो पोटेंशियल को इंक्रीज करके भेजते हैं, क्योंकि हम इजीली आगे चल के पोटेंशियल को डिक्रीज करके उसको यूज कर सकते हैं और करंट की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी करंट की वैल्यू बची रहती है, उसकी एनर्जी लॉस कम होती है। बट एनर्जी लॉस तो होता ही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एनर्जी लॉस हो तो पोटेंशियल के सेंस में हो, ताकि हम हाई एनर्जी पोटेंशियल पे भेजें और वो आगे चल के हम उसे कंट्रोल करें। क्लियर है, तो इसलिए हम पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे करंट को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मर के यूजेस। अब यहाँ तक और ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ठीक है, तो यानी कि आपकी ये भी यूनिट खत्म हो गई। तो अब यहाँ से आप बताएं किसी को कोई दिक्कत है तो, पूरे चैप्टर में कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत है तो। अब आप सोचिए, फर्स्ट पार्ट यानी पहली बुक पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में सिर्फ 8 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, और अभी अगस्त भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 7 चैप्टर हो चुके हैं और 8वां चैप्टर में मतलब समझ लो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो मतलब 2 क्लास या 3 क्लास मैक्स टू मैक्स 3 क्लास में खत्म। ठीक है, यानी एक हफ्ते के अंदर वो चैप्टर खत्म।
मेन यही बड़ा इस बुक में ये बड़ा चैप्टर था एसी। तो एसी समझ खत्म हो चुका है, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। ये चैप्टर हमें करना है, छोटा सा है, उसमें से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गिने चुने। तो अब पढ़ना शुरू कर लो। ठीक है, मैं टेस्ट भी देख रहा हूँ, बात बच्चे यहाँ तो हैं मोस्टली जिन्होंने टेस्ट दिया है। रचित ने बेईमानी करी है, ठीक है। बाकी बच्चे मेघा और मोहित, पायल, ये सब बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दिए हैं। ठीक है, सोनम, चंचल, तो टेस्ट दीजिए आप लोग। आप क्लास अटेंड नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट देने से बचेंगे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ और किस किस ने दिया है, फिर घर पे बात करता हूँ सबके। दूसरी बात, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट है वो है चैप्टर 5 का, ठीक है। तो चैप्टर 5 की प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट संडे 4 बजे टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। मैं करना आज अपलोड करना भूल गया था। सर आपने क्वेश्चंस कहाँ से देते हो? क्वेश्चन कहाँ से दिए थे? हाँ सर, 1 मार्क पे पता नहीं कैसे अजीब से क्वेश्चन क्यों, दे क्या रहे हो हैं। गया? ज्यादा हार्ड थे? हाँ निशु, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट। अब बोलना निशु। यस सर, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही, बोलो बोलो। वही सर, आप क्वेश्चंस कहाँ से दे रहे थे? वो 1 मार्क का क्वेश्चन। क्यों, ज्यादा हार्ड थे? हाँ हाँ सर। अब मेरे को तो ध्यान नहीं है क्योंकि कहाँ से दिए थे। टेस्ट पेपर बना हुआ था, मैंने आके लगा दिया, लास्ट ईयर बनाया था। दिया होगा मैंने, या तो किसी रेफरेंस बुक से दिया होगा, और जो मैं जो क्या कहते हैं यूलाइक से दिया होगा। यूलाइक से भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, एसएलओरा से भी डालता हूँ, जो असाइनमेंट में आपको भेजता हूँ उसमें से भी क्वेश्चन डालता हूँ, और एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन डालता हूँ। तो मिला जुला के क्वेश्चन पेपर मैं बनाता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन हर तरीके से हो, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये बोलता हूँ कि कोई भी एक रेफरेंस बुक पढ़िए और उसको खत्म कीजिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी होते हैं। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन हम यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। कोई टॉपिक में डाउट है, पीछे जितनी भी क्लास हुई है उसमें से कोई डाउट है तो वो डाउट लेके आए नेक्स्ट क्लास में, फिर वो डाउट क्लियर करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अब क्या होगा ये देखिए, अब हर क्लास के बाद, एक क्लास या 2 क्लास के बाद मैं बोर्ड के क्वेश्चन कराया करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास रखता हूँ, जिस दिन क्लास होती है उस दिन बच्चे बड़े एब्सेंट होते हैं। तो प्लीज थोड़े सिंसियर हो जाए। ये नहीं कि सर सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आज कोई क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थोड़े से सिंसियर हो जाओ, 1 साल की बात है। उसके बाद कॉलेज में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर उसके बाद सिंसियरिटी तो आपके आप अपने अंदर ही आ जाएगी, फिर किसी को बोलने की तो जरूरत होगी नहीं। अभी थोड़ी टीचर की सुन लो, मेरी सुन लो, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और बोर्ड प्रैक्टिस की क्वेश्चन क्लास हो तो मिस मत करो, छुट्टी मत करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे छुट्टी करते हैं, समझते कोई नहीं क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए। जितने रेगुलर क्लास में प्रेजेंट हो वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास में भी प्रेजेंट रहें। और अब किसी को अगर डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्लास दोबारा लेनी है तो बताइए। सर, हाँ जी। तो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन भेजे थे वो डाउट वाले, आपने हाँ, सेंड नहीं तो करे यार उनके क्या है आंसर। ना, इस 2 दिन से आपको पता है मेरी आंख में भी दिक्कत हो गया था और थोड़ा सा बिजी भी चल रहा था। मैं करता हूँ आज या कल में, मैं करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके। और किसी को डाउट? नहीं? इसका मतलब असाइनमेंट कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, लगता है घर पे ही बात करनी पड़ेगी। मनीष, रचित, दिव्यांशु। मनीष, क्या बात है, असाइनमेंट सॉल्व हो रहे हैं? नो रिप्लाई?
नहीं, आज ट्रांसफॉर्मर ही हुआ है। ट्रांसफॉर्मर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, वही ट्रांसफॉर्मर ही कराया। और रचित जल्दी से 4th चैप्टर खत्म कर, ठीक है। और मनीष एनसीईआरटी के साथ साथ वो असाइनमेंट भी सॉल्व करो, ठीक है, वो भी जरूरी है। उसमें कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के तो बाकी क्वेश्चंस जो सॉल्व हो रहे होते हैं उनको जरूर करो, ठीक है। और नंदनी जल्दी से पीछे के चैप्टर्स खत्म करो ताकि आप भी बराबरी पे आओ। ये मतलब मत समझो कि आप पीछे ज्वाइन किए हो तो कुछ ढिलाई छोड़ूंगा। ये आपको मैनेज करना है, किस तरीके से करना है ये आप देखें और जल्दी से अपने पीछे के चैप्टर्स कंप्लीट करें और रिप्लाई किया करो क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो अपने डाउट्स तो ढूंढ लेना, ओके। और हाँ, ठीक है, चलिए बाय।